हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है कि बल आघूर्ण मतलब किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो उसको उसके अक्ष के पहिता घुमाने की क्या रखता हो, प्रवृत्ति रखता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण आप पढ़े हैं, बल आघूर्ण में आप पढ़े हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है कि दोनों बलों में से एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए जब किसी पिंड पर दो बराबर व विपरीत समांतर बल लग रहे होते हैं तो उसको एक दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। बलों के इस जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बलयुग्म का आघूर्ण है तो उस पर बल का बलयुग्म लगेगा और उसको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि सपोज कर लिए कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत बल रेखाएं इधर से ऐसे इस दिशा में चल रही हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा है और किसी कोण पर रखा हुआ है। सपोज कर लिए ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसके साथ ये क्या कर रहा है, कुछ कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उंगली और इस पेन के बीच में कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये कुछ कोण पर ये रखा हुआ है। तो कुछ कोण पर जब रखा हुआ है तो क्या होगा, चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके सिरे पर आवेश है, आवेश का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन ये अल्प दूरी पर स्थित है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर धनावेश है, दूसरे सिरे पर ऋणावेश है। तो जितना आवेश इस सिरे पर है उतना आवेश इस सिरे पर भी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर क्या होगा, बल लगेगा। ठीक है, तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो उस बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ये चूंकि ये धन आवेश है तो धन आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। चूंकि दोनों का आवेश समान है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस दोनों सिरों पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। एक इस दिशा में कार्य कर रहा है, एक इस दिशा में लग रहा है। दोनों बल बराबर है लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है, अर्थात इनकी दिशाएं क्या है, भिन्न है। तो ये द्विध्रुव को क्या करती हैं, घुमाने का प्रयास करती हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसको लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस पर जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है और इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। तो बलयुग्म की परिभाषा आपको बताया गया है, जब किसी पिंड पर दो बराबर व विपरीत समांतर बल लग रहे होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न होती हैं तो उस पिंड को या वस्तु को घुमाने की एक अक्ष के पहिता या किसी अक्ष के पहिता घुमाने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो बलों के इस जोड़े को क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। चूंकि ये इसको इस अक्ष के पहिता घुमाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लगता है, तो उसको हम बलयुग्म का आघूर्ण भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बलयुग्म। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहां पर कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं।
ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है, और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, अर्थात थीटा कोण पर ये रखा गया है, ठीक है। सपोज करिए यहां ए पर धन q आवेश है और बी पर क्या है, ऋण q आवेश है। दोनों सिरों पर आवेश का परिमाण समान है, यहां पर धन q आवेश, यहां पर क्या है, ऋण q आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2l है, ठीक है। अर्थात ए बी वैद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की दूरी कितना है, 2l है, ठीक है। फिगर समझ में आ रहा है। तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2l है। कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा के साथ कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया। कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर है। अब देखिए चूंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इस पर बल जो लगेगा वो किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और ऋण q आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो उस पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। चूंकि दोनों यहां आवेशों का परिमाण समान है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं तो इस पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, इस पर कितना बल कार्य करेगा। देखिए आपको फार्मूला बताया गया, अगर q आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल यह बराबर क्या होता है, QE होता है। पढ़ाया गया, आपको बताया गया है। तो धन q आवेश पर जो बल कार्य करेगा उसका परिमाण कितना होगा, QE होगा, और इसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। इसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब यहां देखिए बी सिरे पर यहां ऋण q आवेश रखा है तो ऋण q आवेश पर जो बल कार्य करेगा तो चूंकि आवेश का परिमाण q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो इस पर बल भी कितना लगेगा, QE ही लगेगा। अर्थात इस बल का परिमाण कितना होगा, QE होगा। लेकिन इसकी दिशा जो होगी, ऋण q आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। इतनी बात समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि धन q आवेश पर जितना बल कार्य कर रहा है उतने ही बल ऋण q आवेश पर कार्य कर रहा है। अर्थात आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक है। अर्थात इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न हैं। तो ये क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करते हैं, जैसे ये है इसको संरेखित करके घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इन दोनों आवेशों पर बल का परिमाण समान है लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, अर्थात इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है, ठीक है। तो ये मिल करके क्या करते हैं, एक बलून का निर्माण करते हैं और ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलून कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बलून, ठीक है। इतनी बात समझ गए हैं। अगर फिगर समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल देते हैं, क्योंकि बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है, इसको हम इधर थोड़ा बढ़ा दिए, यहां से एक लंब डाल दिए, तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमें चाहिए, तो लंबवत दूरी यहां पर क्या है, AC है, ठीक है। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण कितना कोण बनाता है, ये थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाता है।
तो इस यहाँ दिखा सकते हैं आप थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ आप दिखा सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब यहाँ हम AC निकालेंगे। तो ये देखिए, ये लंब जब डाल दिया गया तो ये 90 डिग्री हुआ, तो 90 अंश की सामने भुजा क्या, त्रिभुज ACB में ये कोण C क्या है, 90 डिग्री हुआ। जब ये 90 अंश है तो इसके सामने भुजा AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, और इस कोण पर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, और इस कोण की सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये AC लंब हो गया और AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण मालूम है, तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, AC और कर्ण क्या है, AB। ठीक, तो मान रख दीजिए। तो साइन थीटा बराबर AC का मान कितना है, ज्ञात करना है। तो AC बटे AB का मान कितना है, 2L। तो 2L हो गया। कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव में आपको बताया गया है कि जब दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हो और अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो एक आवेश धन की हो गया, दूसरा आवेश ऋण की हो गया। दोनों का आवेश समान है लेकिन प्रकृति इसकी विपरीत है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी माना गया कितना है, 2L है। तो यहां से AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2L। तो यहां से AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2L का इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक, 2L साइन थीटा। क्लियर हो गया इतना? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आइए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण, तो इसको पहले हम लिख दे रहे हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, ठीक है, कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। ठीक है, इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। अतः ये मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। ये मिलकर बलयुग्म बनाते हैं।
जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं या करने की प्रवृत्ति रखते हैं, करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या किया गया, रखा गया है। तो जब इसको थीटा कोण पर हम रख रहे हैं तो धन क्यू आवेश पर बल का जो परिमाण लग रहा है क्यू ई है, इसकी जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और ऋण क्यू आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है उस पर बल का परिमाण कितना है, क्यू ई है, और इस बल की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अर्थात धन क्यू और ऋण क्यू आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या है, समान है। कितना है, क्यू ई है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, अर्थात इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है। तो जब इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है तो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का क्या करती हैं, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करती हैं, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं, फिगर तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें कि मान लीजिए कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l है। इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई से थीटा कोण पर रखा गया है। तो धन क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना है, क्यू ई है, ऋण क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई है। ठीक है, तो आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण समान है, लेकिन क्रिया रेखाएं क्या हैं, भिन्न हैं। अतः ये क्या करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू तथा ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया। ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया। तो धन क्यू आवेश पर लगने वाला बल, धन क्यू आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर F1 मान लीजिए, F1 बराबर क्या हो जाएगा, QE। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आपको बताया गया है कि जब कोई बिंदु आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा, QE होगा, और इसकी जो दिशा होती है, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जो होती है
वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और ऋण q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा किधर कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इस बल की जो दिशा होगी किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, ऋण q आवेश पर लगने वाला बल, ऋण q आवेश पर लगने वाला बल F2 मान लीजिए, F2 का मान कितना होगा, QE होगा, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। इसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। देख रहे हैं ऋण q आवेश पर जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अब देख रहे हैं कि धन q आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण कितना है, QE, और ऋण q आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण कितना है, QE। ठीक है, तो दोनों बल F1 व F2 परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है, अर्थात इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। अतः ये क्या करते हैं, बलून बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ बल F1 व F2 का परिमाण बराबर है, बल F1 व F2 का परिमाण, बल F1 व F2 परिमाण में बराबर है, बल F1 व F2 परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर तथा दिशाओं में विपरीत हैं, तथा दिशाओं में विपरीत हैं। इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः ये बल युग्म बनाते हैं, अतः ये बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर कितना बलून का आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए इतना हमने लिख दिया है। ठीक है, आप यहां सीधे भी लिख सकते हैं कि माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q और ऋण q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे गए हैं। ठीक है, तो दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण QE क्या है, समान है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अतः इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या करते हैं, बलून बनाते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण खो दे रहे इसको। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बलून का आघूर्ण, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो बलून का आघूर्ण क्या होता है, सूत्र, दोनों बलों में से एक बल, तो किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत
दूरी, लंबिक दूरी लिया जाता है। तो टाउ बराबर क्या होगा, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, तो बल का परिमाण कितना है QE, दोनों बल का परिमाण, एक बल का परिमाण QE है, दूसरे का भी QE है, तो दोनों में से किसी एक बल का परिमाण, तो एक बल का परिमाण कितना हो गया QE गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझना है यहाँ पे धन Q आवेश पर बल का परिमाण कितना है QE, इसकी दिशा किधर है, इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इधर देखेंगे ऋण Q आवेश पर जो बल लग रहा है उस बल का परिमाण कितना है QE, लेकिन इसकी दिशा इधर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे, ये है और इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दें, इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ा दें, इसकी क्रिया रेखा को, तो ये इसकी धन Q आवेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा और ऋण Q आवेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा, तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, तो यहां से एक हमने लंब डाल दिया, तो ये लंबवत दूरी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितना है AC है। तो AC मालूम करने के लिए हम इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ जब लंब डाले तो 90 अंश हुआ, 90 अंश के सामने भुजा एक कोण हुआ, एक कोण थीटा है, तो इसके सामने भुजा लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज ACB में हमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण में किसमें अनुपात होता है, साइन में, तो साइन थीटा हमने ले लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या हुआ AC और कर्ण क्या हुआ AB, ठीक है। और AB की वैल्यू कितना है 2L है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया AC अपॉन 2L, तो यहां से AC का मान निकालेंगे तो AC का मान क्या आ गया 2L साइन थीटा, ठीक है। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना हो गया AC हो गया, तो गुणे AC, ठीक। तो टाउ बराबर QE, AC का मान आप निकाले हैं, AC का मान कितना निकाले हो 2L साइन थीटा, हो जाएगा 2L साइन थीटा, AC का मान कितना है 2L साइन थीटा, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए कि टाउ बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2L का गुणा Q में कर दें तो Q इंटू 2L, ये हो जाएगा E साइन थीटा, ठीक। तो टाउ बराबर क्या होगा Q इंटू 2L, क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या होगा Q इंटू 2L क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको बताया गया है कि कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 2L के स्थान पर हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P E साइन थीटा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण क्या आ गया, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसको हम इसका मात्रक रख देंगे, तो मात्रक क्या होगा, बलून के आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। यहां देखिए बल का परिमाण है, बलों के बीच की लंबवत दूरी है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, तो न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बलून का आघूर्ण का मान कितना होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ ग्रीक भाषा का अक्षर है, ठीक है, जिसको यहाँ क्या डिनोट करता है, बलून का आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या होगा PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। अब इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा यहां आपको समझना पड़ेगा सदिश रूप में। देखिए बलून का आघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे जैसे जब दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए भी वेक्टर, जब इन दोनों का गुणनफल या प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ही होता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, होता है कि नहीं होता, ठीक। उसी तरह देख रहे हैं कि P भी क्या है वेक्टर है, E भी वेक्टर है, ये
इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, वेक्टर ही आ रहा है। तो इसको वेक्टर रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं। क्या लगाएंगे, क्रॉस। ठीक है, तो वेक्टर बी और वेक्टर ई का जो प्रोडक्ट है वो भी वेक्टर है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। और थोड़ा आप समझ लीजिए कि डॉट और क्रॉस में अंतर है कि जैसे माने दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है, स्केलर मतलब अदिश आ रहा है। तो इसको डिनोट करने के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन दो वेक्टर दिए हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर ही हो, प्रोडक्ट जो है वेक्टर हो, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लगाते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये भी प्रोडक्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये भी क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, गुणन प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें अंतर क्या है कि इन दोनों वेक्टरों का जो गुणनफल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात अदिश राशि है। और एक क्रॉस क्या डिनोट कर रहा है कि इन दोनों वेक्टरों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वेक्टर है, अर्थात सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि मतलब उसमें वेक्टर भी, दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सदिश रूप में जो वेक्टर इसको प्रदर्शित करेंगे तो टाउ क्या है, वेक्टर है। अब यहां देखिए, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो जैसे अभी आपको बताया कि ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये हो गया स्केलर वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये सदिश रूप में आ गया, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये वेक्टर रूप में हुआ। अब यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी या बल आघूर्ण की जो दिशा होगी, तो बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशाओं की क्या होती है, लंबवत होती है। कि टाउ की जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशाओं की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, 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 सॉरी यहां पर बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते, लंबवत होते। बल आघूर्ण की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, जिसको दक्षिणावर्त पेच के नियम से ज्ञात करते हैं, जिसको दक्षिणावर्त पेच के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया इतना। ठीक है, तो बल आघूर्ण की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है। और इसको किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अब देख रहे हैं कि जो टाउ है किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहां से हम पहले परिभाषा निकाल देंगे, तो उसके बाद विशेष स्थितियों पर चलेंगे। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम निकालेंगे वो वॉल्यूम के आघूर्ण के पदों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा निकालेंगे किस पर हम ज्ञात करेंगे,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा वॉल्यूम आघूर्ण के पदों में ज्ञात किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको खो दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ही में थीटा को ऊपर रखा जाता है तो उस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। और वेक्टर फॉर्म में या सदिश रूप में क्या होगा, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्रॉस होगा बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम परिभाषा निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकालेंगे किसके पदों में, वॉल्यूम आघूर्ण के पदों में। तो देखिए, चूंकि टाउ बराबर आपको बताया गया पीई साइन थीटा होता है, टाउ बराबर क्या होगा, पी साइन थीटा। यदि ई बराबर कितना हो, 1 न्यूटन प्रति कूलम हो, यदि ई बराबर कितना हो, 1 न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना हो, एक एकांक हो, और एक थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री। तो रखिए टाउ बराबर क्या होगा, P गुणे ई का मान 1 है, 1 रख दिए, गुणे थीटा का मान 90 अंश, तो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना, 1। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P, टाउ इक्वल टू क्या होगा, P आ जाएगा, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू पी कब आ रहा है, कि जब वैद्युत द्विध्रुव एकांक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा के साथ 90 कोण पर रखा हो, ठीक है, तो उस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण, उस पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहां से डेफिनेशन देखिए, एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे बल रखे द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम, द्विध्रुव पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो यहां से डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए टाउ बराबर पी है, तो यहां से परिभाषा निकालेंगे, टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। और कब बराबर होगा, जब वह एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 90 अंश के कोण पर क्या हो, रखा हो, या क्षेत्र की दिशा के साथ लंबवत रखा हो। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहां से परिभाषा निकालेंगे तो क्या होगा, एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे द्विध्रुव पर लगने वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्त्री को इस तरह भी घुमा के कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाले उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। इसी को इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, ठीक है। तो चाहे इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, चाहे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ केस हैं कि टाउ की वैल्यू जो है किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है, मतलब क्षेत्र की दिशा के साथ वो कितना कोण बनाता है। तो केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 अंश हो, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर या क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में रखा हो, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो या क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो, ठीक है। अर्थात वेक्टर P व वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में, वेक्टर P व वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में, अब यहां थोड़ा आपको समझना है कि ये वेक्टर E की दिशा है और यहां पर ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की होती है, तो यहाँ इस दिशा में है। तो जब इसको इस तरह घुमा के रख देंगे तो ये वेक्टर P की दिशा होगा, ये वेक्टर E की दिशा होगा, दोनों की दिशाएं एक ही हो जाएंगी। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, अर्थात इस तरह रखा हो, ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो, एक ही हो, अर्थात एक दूसरे के समांतर होंगे, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश होगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0 अंश, साइन 0 का मान क्या होगा, 0, तो हो जाएगा P गुणे 0, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा होगा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होगा तो उस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। कब, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा होगा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होगा। केस सेकंड, दूसरा केस क्या है कि यदि थीटा बराबर कितना हो, 180 अंश, यदि थीटा बराबर कितना हो, 180 अंश हो, 180 अंश का मतलब, अर्थात 180 अंश का मतलब क्या होगा कि जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव था, ये धन आवेश था, ये ऋण आवेश था, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया, इसको घुमा करके इस तरह रख दिया जाए, ठीक है, दिशा उलट दी जाए, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, ठीक है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर व विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो। अर्थात कि जब इसको, जैसे वैद्युत ध्रुव हुआ, ये धन आवेश है ऋण आवेश है, तो इस तरह जब रखेंगे तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो वेक्टर P व वेक्टर E क्या होंगे, विपरीत दिशाओं में होंगे। अर्थात वेक्टर P व वेक्टर E विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होंगे। तब क्या होगा, तो टाउ बराबर आपको बताया गया P sin थीटा, और थीटा का मान यहां पर कितना है, 180 अंश, तो हो जाएगा साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है, 0। तो साइन 180 अंश का मान 0 होगा, तो टाउ बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, टाउ का मान कितना आ गया, 0। अर्थात वैद्युत ध्रुव पर कोई बलयों का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयों का आघूर्ण नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बलयों का आघूर्ण नहीं लगेगा। कब, जब वैद्युत ध्रुव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा होगा, तो उस पर कोई बलयों का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। ठीक है, कोई बलयों का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। अब एक केस, अगर हम वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख देंगे, ऐसे इस तरह रख दिया जाए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसको ऐसे इसके लंबवत रख दिया जाए, तब क्या होगा, खो दे रहे हैं इसको। केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 90 अंश, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है, वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब टाउ बराबर, फार्मूला आपको बताया गया क्या होगा, P sin थीटा होता है, तब टाउ बराबर क्या होगा, P E sin 90 अंश, P बराबर क्या हो गया, sin 90 अंश। ठीक है, तो sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE into 1, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, PE। तो इस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, कितना आएगा, PE। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा, उसका मान कितना होगा, P के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद वाला चैप्टर होगा गॉस थ्योरम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद वैद्युत विभव है। इस क्रम में एक एक चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।